हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12 ज्योग्राफी के चैप्टर 5 की, जिसका नाम है सेकेंडरी एक्टिविटीज। इससे पहले प्राइमरी एक्टिविटीज हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो उसको भी देख लेना, तब जाके आपको चैप्टर समझ आने वाला है। ठीक है, इसके फ्री पीडीएफ नोट्स आपको कहाँ मिल जाएंगे, आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे, जिसका नाम है क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है भाई, उसके बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। यूजर नेम आपके सामने, आपकी कुछ भी पर्सनल क्वेरी तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। देखिए, तो पहले यहाँ पर हम बात करेंगे कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तब जाके हम चैप्टर को पढ़ रहे होंगे। तो पहले हम बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, देन हम बात करेंगे भाई मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है। उसके बाद कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इंडस्ट्रीज की लोकेशंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा ना भाई, इंडस्ट्रीज आपको हर जगह देखने को नहीं मिलेगी। जैसे कि मैं इंडिया की बात करूं तो नोएडा और गुड़गांव ऐसी जगह जहां पर आपको बहुत सारी इंडस्ट्रीज देखने को मिलेगी, कंपनीज देखने को मिलेगी। ठीक है, और बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज भी होती है जो कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल्स पर क्या करती है भाई, डिपेंड रहती है। ठीक है, तो जहां उनको रॉ मटेरियल मिलता है वहां पर मिल जाती है हमको। ठीक है, इंडस्ट्रीज देखने को। तो कहने का मतलब है आपको हर जगह इंडस्ट्रीज देखने को नहीं मिलेगी, कुछ लिमिटेड एरिया पे देखने को मिलेगी। तो उसके भी कुछ रीजन होते हैं, तो उसके बाद हम इस टॉपिक में कर रहे होंगे। उसके बाद हम बात करेंगे इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन साइज। ठीक है भाई, साइज के हिसाब से भी क्या होती है, इंडस्ट्रीज होती हैं आपकी, तो उनकी बात कर रहे होंगे। देन हम बात करेंगे इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन इनपुट्स एंड रॉ मटेरियल्स। ठीक है भाई, यानी कौन कौन से रॉ मटेरियल्स होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी इंडस्ट्रीज होती हैं, उसकी बात हम कर रहे होंगे। देन हम बात करेंगे इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन आउटपुट एंड प्रोडक्ट। ठीक है भाई, तो इनपुट का मतलब कि रॉ मटेरियल हो गया। ठीक है भाई, तो आउटपुट यानी कि जो एज वो खुद भी एक प्रोडक्ट है, ठीक है ना, लेकिन वो दूसरे के लिए रॉ मटेरियल का काम कर रहा है। ठीक है, तो इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन आउटपुट प्रोडक्शन, इसकी हम बात भी हम कर रहे होंगे। ठीक है भाई, उसके बाद हम बात करेंगे इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन ओनरशिप। देन हम बात करेंगे भाई लास्ट में फूड इंडस्ट्रीज की। ठीक है, तो ये टॉपिक आपके रहने वाले हैं जो कि हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो ध्यान से इस वीडियो को देखना। तो पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। देखिए, चैप्टर का नाम है अपना सेकेंडरी एक्टिविटीज। इससे पहले प्राइमरी एक्टिविटीज हमने पढ़ा, तो प्राइमरी एक्टिविटीज हमने क्या देखा था। प्राइमरी एक्टिविटीज हमने ये देखा भाई, जितनी भी एक्टिविटीज आती हैं वो एनवायरनमेंट पे डिपेंडेंट है। ठीक है ना। अब सेकेंडरी एक्टिविटीज में हम क्या पढ़ते हैं, तो भाई सेकेंडरी एक्टिविटीज में वो सारी एक्टिविटीज आती है जो रॉ मटेरियल को बदलकर एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट में चेंज कर देती है। ठीक है भाई, अभी रॉ मटेरियल कहाँ से आता है ये लेते हैं। जितनी भी प्राइमरी एक्टिविटीज हमने पीछे देखी, तो प्राइमरी सेक्टर से ही रॉ मटेरियल कौन कलेक्ट करता है, सेकेंडरी एक्टिविटीज में जितनी भी एक्टिविटीज आती हैं वो रॉ मटेरियल कलेक्ट करते हैं। ठीक है, और एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल आप इस इमेज को देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या है, ये मान लेते हैं इसको बिस्कुट है। ठीक है ना, तो ये गेहूं है। ठीक है, गेहूं का ये फसल है। तो यहाँ पर भाई गेहूं निकाल लिए गए। उसके बाद यहाँ पर जो ये आटा है, आटे से हमने क्या बना लिया, एक बिस्कुट टाइप सा बना लिया। ठीक है भाई, उसके बाद ये आपका बिस्कुट है। ठीक है भाई, देखो तो ये क्या था भाई, रॉ मटेरियल था। ये क्या था आपका, रॉ मटेरियल था। ठीक है, यार आपका रॉ मटेरियल था। तो रॉ मटेरियल को हमने किस में चेंज कर दिया, एक बिस्किट में चेंज कर दिया। एक बिस्किट में चेंज कर दिया, तो कहने का मतलब समझ रहे हो। तो ये रॉ मटेरियल को हमने क्या कर दिया, एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट में चेंज कर दे। तो यही क्या होती है आपकी सेकेंडरी एक्टिविटीज होती है। समझ आ रहा है भाई, ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए। अब सेकेंडरी एक्टिविटीज जो बताया वही आपको लिखना है यहाँ पर। ठीक है भाई, तो सेकेंडरी एक्टिविटीज एड वैल्यू टू नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, बाय ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल्स इनटू वैल्यूएबल प्रोडक्ट। समझ आ गया भाई। तो सेकेंडरी एक्टिविटीज क्या कर दे, कुछ वैल्यू ऐड कर देती है नेचुरल रिसोर्स में। ठीक है ना, बाय ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल्स। ठीक है भाई, जो नेचुरल रिसोर्स मिले हैं, ठीक है ना, तो उनका यूज तो प्राइमरी एक्टिविटीज में हो रहा है। तो वो जो रॉ मटेरियल उनको मिला है उसको क्या करें, कुछ वैल्यू ऐड कर देना। ठीक है, ट्रांसफॉर्म कर देना उस रॉ मटेरियल को एक दूसरे प्रोडक्ट में, जिससे उसकी वैल्यू बढ़ जाए, उसके दाम बढ़ जाए, उसकी कॉस्ट बढ़ जाए, है ना, और वो मार्केट में जाके बिके। ठीक है भाई, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी एक्टिविटीज बोलते हैं। समझ आया भाई, कोई डाउट है ना नीचे तुम्हारा। आगे मैं बात करूं, एग्जाम्पल आप देखो यहाँ पर भी मैंने कुछ एग्जाम्पल ले रखे हैं। जैसे कि कॉटन इन द बोल, ठीक है, हैज लिमिटेड यूज बट आफ्टर इट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू यार्न बिकम्स मोर वैल्यूएबल एंड कैन बी यूज फॉर मेकिंग क्लोथ। ठीक है भाई, जो कॉटन है, ठीक है, जो अपने नेचुरल फेज में है, जिसको हम कॉटन बॉल बोलते हैं, तो वहां पर उसका यूज बहुत लिमिटेड है, उसका यूज कर ही नहीं सकते। लेकिन जब उसको हम धागे में कन्वर्ट कर देंगे, कि यार्न में कन्वर्ट कर देंगे, तो उससे फिर हम क्लोथ्स बना सकते हैं। समझ रहे हो। तो क्लोथ बनने के बाद उसकी वैल्यू ज्यादा बढ़ जाएगी, तो आपकी सेकेंडरी एक्टिविटीज है। तो जो भी फैक्ट्री वगैरह यहाँ पर क्लोथ्स बनाती है, ठीक है ना, तो धागे का यूज तो करेगी, है ना। तो धागा उसके लिए, जो कॉटन हो गया उसके रॉ मटेरियल हो गया, तो उन्होंने रॉ मटेरियल को क्या कर दिया, उसमें कुछ वैल्यू ऐड कर दी। उसकी वैल्यू ऐड करने से क्या हो गया, उसके ऑटोमेटिकली कॉस्ट वैल्यू सब बढ़ गए। तो ये सेकंड एक्टिविटीज का पार्ट है। ठीक है भाई, समझ आ रहा है। उसके बाद एक और एग्जांपल आप देखिए, आयरन ओन, जो आयरन ओर है, कैन नॉट बी यूज्ड डायरेक्टली, ठीक है ना, फ्रॉम द माइंस। ठीक है भाई, जब माइंस हमने क्या करा, आयरन ओर को कलेक्ट करा, लेकिन उसको हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। बट आफ्टर बीइंग कन्वर्टेड इनटू स्टील, जब आयरन ओर को हम स्टील में कन्वर्ट कर देंगे,
तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ठीक है, गेट्स इट्स वैल्यू एंड कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग मैनी वैल्यूएबल टूल्स। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। समझ रहे हो भाई, जब तुम स्टील बना लोगे यार आयरन ओर से, तो उसको तुम अलग अलग टूल्स बनाने में यूज कर सकते हो, जिनकी वैल्यू अपने आप में एक अहम होती है। तो सेकेंडरी एक्टिविटीज का पार्ट है, समझ आ रहा है। और आगे देखिए भाई, ये आलू है, ठीक है, ये आपका पोटैटो है, तो ये रॉ मटेरियल हो गया। ठीक है, रॉ मटेरियल हो गया, ये रॉ मटेरियल हो गया। तो इस सबने क्या बना लिया, ये चिप्स बना लिए। तो चिप्स आपका एक सेकेंडरी एक्टिविटीज का पार्ट है, समझ आ रहा है। तो ये वैल्यूएबल प्रोडक्ट बन गया। उसके बाद ये आम है, तो आम भी रॉ मटेरियल है यहाँ पर ये। उसके बाद देखो यहाँ पर आपका ये अचार बना लिया गया। ठीक है, अब अचार ये मार्केट में जाकर सेल होगा। तो समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये आपका सेकेंडरी एक्टिविटीज होता है। इसके बाद कोई डाउट है ना ही नीचे तुम्हारा सेकेंडरी एक्टिविटीज में। आगे चलो, अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की, मैन्युफैक्चरिंग की। ठीक है, देखिए मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है कुछ भी बनाना। ठीक है, रॉ मटेरियल का यूज करके हम कुछ भी बना रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग है। ठीक है, अब कुछ बना रहे हैं तो वो हाथों से ही बना सकते हैं, मशीन से ही बना सकते हैं, दोनों को ही मैन्युफैक्चरिंग में गिनते हैं, ध्यान रखना। ठीक है भाई, देखिए तो व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग मींस मेकिंग थिंग्स फ्रॉम रॉ मटेरियल। मैंने यही बताया आपको, रॉ मटेरियल से क्या बनाना भाई, कुछ भी चीजें बनाना, तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। अब मैन्युफैक्चरिंग के अंदर सब क्या आता है, देखिए देखिए अब जो भाई मैन्युफैक्चरिंग है, इसके अंदर कौन से प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, ठीक है ना। हैंडीक्राफ्ट्स, ये भी आपका मैन्युफैक्चरिंग का ही पार्ट है। ठीक है, हैंडीक्राफ्ट यानी जो हाथ से बनाए जाते हैं। मोल्डेड आयरन एंड स्टील आइटम्स लाइक टूल्स, मशीन्स एंड पार्ट। ठीक है भाई, तो आयरन को देखो हम पिघला के कोई सी भी शेप बना सकते हैं, आपको पता है। जो मोल्डेड आयरन है आपका, उसको हम पिघला कर किसी भी शेप में डालेंगे, ठीक है, तो उसकी शेप ले लेगा, सीधी सी बात है। तो मोल्डेड आयरन, ठीक है, स्टील से हम कुछ भी टूल्स बना सकते हैं, मशीन्स बना सकते हैं, तो ये आपका मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट हो जाएगा। उसके बाद प्लास्टिक टॉयज बनाना, ठीक है, डेलिकेट कंप्यूटर पार्ट्स, ठीक है भाई, तो कंप्यूटर पार्ट्स बनाना, ठीक है, इवन स्पेस व्हीकल्स जो कि वेरी एडवांस्ड होते हैं, ये सब बनाना भी आपका मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ही आता है। आपको समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। तो मैन्युफैक्चरिंग का कोई डाउट आपको रहना नहीं चाहिए। इसके बाद कॉमन फीचर्स क्या है मैन्युफैक्चरिंग के, ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे, ठीक, एग्जाम में आ जाए कि भाई मैन्युफैक्चरिंग के कॉमन फीचर्स क्या, अगर मैं बोल रहा हूँ मैन्युफैक्चरिंग, तो मतलब कि इसके कुछ खासियत होगी, वो आपको बतानी है। देखो, इसकी पहली खासियत है यूज ऑफ पावर। ठीक है, जब भी मैन्युफैक्चरिंग होगी तो उसमें पावर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर हैंडीक्राफ्ट है, ठीक है, अगर आपके क्या हैंडीक्राफ्ट है तो क्या होगा बताओ, तो उसमें मैन पावर लगेगी। क्या लगेगी भाई, मैन पावर लगेगी, सीधी सी बात है। लेकिन अगर मशीन्स का यूज कर रहा है, मशीन्स का यूज होकर कुछ मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो उसमें यहाँ पर हमारी इलेक्ट्रिसिटी लगेगी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी लगेगी आपको, सीधी सी बात है। या अदर कोई एनर्जी सोर्स है तो उसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है भाई, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, समझ आ रहा है। उसके बाद आप मैं बात करूं, उसके बाद मास प्रोडक्शन। ठीक है भाई, तो मैन्युफैक्चरिंग की एक और खासियत होती है कि भाई मास प्रोडक्शन होता है, यानी कि जो प्रोडक्शन है आपका तो बड़े लेवल पर होता है। समझ आ गया, छोटे लेवल पे भी हो सकता है, बट अधिकतर देखा जाता है मास प्रोडक्शन ही होता है आपका क्या, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। उसके बाद स्पेशलाइज्ड लेबर होती है। ठीक है भाई, कोई भी नौ सीखे लेबर नहीं होती है। जो जिस चीज का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, ठीक है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है चीजें, तो उसके स्पेशलाइज्ड लेबर होते हैं जो उस काम में बिल्कुल निपुण हो, ठीक है, स्किल्ड हो, समझ रहे हो। तो ये इसकी खासियत हो जाएगी। उसके बाद फैक्ट्री बेस्ड वर्क होता है। क्या होता है भाई, फैक्ट्री बेस्ड वर्क आपका होता है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। ठीक है, आपने जब आप कहीं घूमने जाते हो तो बहुत सारी फैक्ट्री आपको नजर आती होगी, तो वो सब सेकेंडरी एक्टिविटीज का पार्ट है, वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं किसी भी चीज के। ठीक है, समझ आ रहा है आपको। तो एक कॉमन फीचर्स होता है मैन्युफैक्चरिंग के, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है भाई, ये मैन्युफैक्चरिंग का ही पार्ट है, ध्यान रखना। ठीक है भाई, तो मॉडर्न लार्ज स्केल की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, जो बड़े लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक है भाई, तो उसकी हम बात कर रहे होंगे। देखिए, तो पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या भाई, स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल्स एंड मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। ये पहले आपके हेडिंग दे रखी होगी बुक में, अगर आप एनसीईआरटी लेके बैठे हैं तो। स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल्स, ठीक है, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, और मेथड्स भी होते हैं प्रोडक्शन की। ठीक है, अब देखो उसकी हम बात करेंगे। तो देखिए, अंडर द क्राफ्ट मेथड फैक्ट्रीज प्रोड्यूस ओनली अ फ्यू पीसेस, ठीक है, विच आर मेड टू ऑर्डर, सो द कॉस्ट आर हाई। देखिए, अगर आप हाथ से चीजें बना रहे हो तो आप कब बनाओगे मुझे बताओ, जब आपको ऑर्डर मिलेगा। ठीक है, जब आपको ऑर्डर मिलेगा तब आप बनाओगे, ठीक है ना। तो ओनली फ्यू पीसेस यहाँ पर बनाए जाते हैं, जो कि जब ऑर्डर मिलता तब बनते हैं, तो इसका कॉस्ट आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि आप कम चीजें बना रहे हो, ठीक है, वो भी ऑर्डर मिलने पर, तो कहीं ना कहीं आपको जो कॉस्ट है वो ज्यादा ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्या होता है, क्राफ्ट मेथड होता है, यानी हाथों से बना रहे हो आप चीजों को, समझ आ रहा है। उसके बाद ऑन द अदर हैंड मास प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड
पार्ट्स बाय ईच वर्कर परफॉर्मिंग ओनली वन टास्क रिपीटेडली। ठीक है भाई, देखिए होता क्या है, जब हम लार्ज प्रोडक्शन कर रहे होते हैं तो होता क्या है कि एक लेबर जो होता है ना वो पर्टिकुलर काम कर रहा होता है, वो दूसरा काम देख ही नहीं रहा होता है। ठीक है, क्योंकि उसमें उसको अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, वो स्किल्ड होता है उसमें। तो स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल्स देखी जाती है। जब भी आप लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटी में क्या बना रहे हैं, आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो क्या होगा भाई, तो वहां पर क्या देखा जाएगा भाई, आपकी स्किल देखी जाएगी। ठीक है, पर्टिकुलर आपको एक ही काम करना होगा, और जो उसके अंदर लेबर काम भी कर रहे होते हैं। ठीक है, लार्ज जहाँ पर बड़े नंबर ऑफ टर्म्स में प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, तो वहां पर स्किल्ड लेबर की जरूरत पड़ती है। ये पहली खासियत होती है। ठीक है, मेथड ऑफ प्रोडक्शन में हमने देखा भाई क्राफ्ट मेथड यूज कर रहे हैं, जो कि भाई ऑर्डर पे बना रहे हैं। ठीक है, मशीन से बना रहे हैं। दो मेथड होते हैं, क्राफ्ट में फ्यू पीसेस बनते हैं, और जब जिसमें मास प्रोडक्शन की बात आती है, मशीन से यहाँ पर प्रोडक्शन ज़्यादा में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, लार्ज क्वांटिटीज मास प्रोडक्शन की बात यहाँ पर करता है। समझ आ गया है, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगली खासियत की बात करूँ, मैकेनाइजेशन। मैकेनाइजेशन का मतलब क्या है भाई, जहाँ पर कुछ भी वर्क हो रहा है मशीन से हो रहा है। ठीक है भाई, यानी मशीन का यूज़ कर रहे हैं। तो ये खासियत होती है किसकी, मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की। और ऑटोमेशन आपको पता होगा, ऑटोमेशन का मतलब क्या होता है, जो ऑटोमेटिकली काम होता है। ठीक है, जहाँ पर ह्यूमन की जरूरत ना के बराबर पड़ती है, सारा काम ऑटोमेटिकली खुद हो जाता है। तो ऑटोमेशन इज मोर एडवांस्ड फॉर्म ऑफ मैकेनाइजेशन। ठीक है, लेकिन ऑटोमेशन आने से ये बात नहीं कि इंसानों की जरूरत बिल्कुल खत्म हो गई है, नहीं। जब भी ऑटोमेशन या मशीन को एक बार चलाने के लिए भी जो है इंसानों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, लेकिन ऑटोमेशन आज के टाइम पे बहुत बढ़ गया, आपको पता होगा। ठीक है ना, तो ऑटोमेशन इज अ मोर एडवांस्ड फॉर्म ऑफ मैकेनाइजेशन। तो ध्यान रखना, जब लार्ज प्रोडक्शन होता है, लार्ज नंबर पर, लार्ज स्केल पर क्या हो रही मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो वहां पर क्या आपको ऑटोमेशन में आपको देखने को मिलेगा, मशीन्स का यूज वहां पर देखा जाता है। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक होती है। और इन ऑटोमेशन मशीन्स वर्क ऑन देयर ओन, जो बता चुका हूं। ठीक है भाई, समझ आ रहा है। आगे बात करूं, देखिए टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। ठीक है, या एडवांसमेंट। तो जब भी आप लार्ज प्रोडक्शन की बात करते हैं, ठीक है, लार्ज मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, तो वहां पर टेक्नोलॉजी का यूज करा जाता है। ठीक है, कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है उसका उसमें इवॉल्व हो जाती है। ठीक है, फैक्ट्रीज, ध्यान रखना जहां पर भी लार्ज प्रोडक्शन हो रहा है। तो देखिए, तो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन मीन्स यूजिंग न्यू आइडियाज एंड इन्वेंशंस। ठीक है भाई, तो नए नए आइडियाज और इन्वेंशंस को यूज करना, इसका मतलब क्या, अपना टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। और दीज कम फ्रॉम रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सही बात है, जब आप ये नए आइडियाज और इन्वेंशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है, कहाँ से आपको देखने को मिलता है, R&D से देखने को मिलता है। यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट जब होती है, तब जाके आपको जो है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन देखने को मिलता है। उसके बाद इट हेल्प्स रिड्यूस वेस्ट एंड सेव मटेरियल्स। ठीक है, ध्यान रखना। तो होता क्या है कि भाई जब कोई नया आइडिया या इनोवेशन होता है, तो नए आइडिया से क्या होता है, हमेशा नया आइडिया या नया इनोवेशन क्या होता है भाई, पोल्यूशन को कम करने के लिए होता है। ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए होता है, और वेस्ट भी जो है भाई, वेस्ट मटेरियल भी जो है बच जाए। ठीक है, मतलब ज़्यादा वेस्ट ना निकले, कहने का मतलब ये है। तो इट हेल्प्स रिड्यूस वेस्ट एंड सेव मटेरियल्स। ठीक है, समझ आ गया क्या आपका टेक्नोलॉजी। ठीक है भाई, और इट ऑल्सो मेक्स वर्क फास्टर एंड मोर एफिशिएंट। ठीक है, जब भी टेक्नोलॉजी इनोवेशन होता है, तो कहीं ना कहीं वो प्रोडक्शन को बढ़ा ही रही होती है। ठीक है भाई, तो ध्यान रखना, वर्क फास्टर हो जाता है और मोर एफिशिएंट होता है। ठीक है, और सटीकता के साथ होता है। आगे देखिए, और न्यू टेक्नोलॉजी ऑल्सो हेल्प्स इन रिड्यूसिंग पोल्यूशन, जो बता चुका हूँ। ठीक है भाई, तो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है, जल्दी इवॉल्व कर लेती हैं फैक्टर्स अपने आप को। ठीक है भाई, ध्यान रखना टेक्नोलॉजी में। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटिफिकेशन। ठीक है, स्ट्रेटिफिकेशन मतलब होता है स्तरों में बांटना। ठीक है, आपने कई फैक्ट्रीज कंपनीज देखी होंगी जहां पर क्या मैनेजर, सुपरवाइजर, ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे क्या बनते कैटेगरी बन जाती है। ठीक है, ध्यान रखना, उसको भी स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, उसमें आपको क्या देखने को मिलता है, स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिलता है। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है किसकी, जो मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जहां पर होती है। तो मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स बाय, देखिए, तो पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है, अ कॉम्प्लेक्स मशीन टेक्नोलॉजी। ठीक है भाई, तो यहाँ पर क्या कॉम्प्लेक्स मशीन का यूज करा जाता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स मशीन टेक्नोलॉजी का यूज करा जाता है, ध्यान रखना। और एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर फॉर प्रोड्यूसिंग मोर गुड्स विद लेस एफर्ट एंड लो कॉस्ट। ठीक है भाई, तो यहाँ पर क्या है, स्पेशलाइजेशन होता है लेबर का, और डिवीजन हो रखा होता है लेबर का, भाई ये बंदा ये काम करेगा, ये बंदा ये काम करेगा। ठीक है, इससे क्या होता है, ज़्यादा गुड्स, जो सामान है, गुड्स मतलब यहाँ पर सामान से है। ठीक है ना, ज़्यादा आपका जो सामान है वो प्रोड्यूस होता है, समझ रहे हो, जिससे लेस एफर्ट लगते हैं एंड लो कॉस्ट लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बंदे और स्पेशलाइज्ड है अपने काम में, और वो रेपिटेडली उसी को कर रहे हैं। उससे क्या होगा, प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ेगा और लो कॉस्ट में बनेगा। ठीक है, जब कम सामान बनाते हो ना, तो कहीं ना कहीं कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगी, लेकिन अब लार्ज प्रोडक्शन करते हो ना, तो आपकी कॉस्ट बहुत कम आती है, ध्यान रखना। समझ आ रहा है। और इसमें क्या है भाई, वास्ट कैपिटल की जरूरत पड़ती है।
क्या करती है भाई, वास्ट कैपिटल, यानी कि बहुत ज़्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है। समझ रहे हो, किसके लिए भाई, लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। और लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ठीक है, छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होती है। और एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी होती है, यानी कि आपका मैनेजर, सुपरवाइजर, ऐसा करके होता है आपका जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग बटे होते हैं जो कि पूरे काम को संभाल रहे होते हैं, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी होती है। तो ये आप इस हेडिंग में लिखो कि इसमें ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटिफिकेशन। समझ आ रहा है, आगे चलते हैं। एक और टॉपिक आपके में दे रखा है कि अनइवन ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है भाई। तो यहाँ पर अनइवन ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या दे रखा है कि जो आपके क्या कहते हैं भाई, इंडस्ट्रीज हैं वो बहुत लिमिटेड एरिया पे है, लेकिन जब एग्रीकल्चर की बात हम करते हैं ना तो बहुत जगह पर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ज़्यादा लैंड पर आपको एग्रीकल्चर देखने को मिलेगा जो कि बहुत कम लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, ठीक है। लेकिन जो इंडस्ट्रीज है बहुत लिमिटेड एरिया पे है, लेकिन वो ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल को क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट देता है, ठीक है। तो मॉडर्न इंडस्ट्रीज आर फाउंड इन ओनली अ फ्यू पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। वर्ल्ड के कुछ ही हिस्सों में आपको क्या देखने को मिलेगी, मॉडर्न इंडस्ट्रीज देखने को मिलेगी, ठीक है, ध्यान रखना। और दीज एरियाज आर लेस देन 10% ऑफ द वर्ल्ड टोटल लैंड। पूरे वर्ल्ड के अंदर जितना भी लैंड है तो ये 10% से कम ही होगा जहां पर क्या है आपको मॉडर्न इंडस्ट्रीज देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वो आपको आगे बताऊंगा मैं, ठीक है। हमारा टॉपिक है, ध्यान रखना, समझ रहे हो। और दीज प्लेसेस हैव बिकम वेरी पावरफुल इन इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स, ठीक है, सही बात है। जब ये 10% जो कम एरिया जहाँ पर आपको मॉडर्न इंडस्ट्रीज देखने को मिलती है, तो ये जो जगह है ना ये बहुत पावरफुल बन जाती हैं, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स। समझ रहे हो भाई। और कंपेयर टू एग्रीकल्चर, तो यहाँ पर ना एग्रीकल्चर से कंपैरिजन किया गया है। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है, देखिए बता चुका हूँ वैसे आपको। तो फार्मिंग कवर्स मोर लैंड बट यूजेस फ्यूअर वर्कर्स, ठीक है ना भाई। ज्यादा लैंड को कवर कौन कर रही है, आपकी फार्मिंग कवर कर रही है, लेकिन यूजर्स फ्यूअर वर्कर्स, यानी कि बहुत कम वर्कर्स की जरूरत पड़ती है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट किसने, 10 से 20 लोगों को, 30 लोगों को, सीधी सी बात है, 50 लोगों को, इतना ही होगा। लेकिन इंडस्ट्रीज जो हैं 10% से कम है, 10% से कम एरिया पे है, लेकिन यहाँ पर क्या आपको ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। इंडस्ट्रीज नीड लेस लैंड, ठीक है ना, बट गिव जॉब्स टू मैनी पीपल। समझ, सीधी सी बात है। और अगला टॉपिक देखिए, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इंडस्ट्रियल लोकेशंस, ठीक है, अपना अगला टॉपिक आया है। पीछे कुछ भी डाउट नहीं रहना चाहिए। वो सब हमने क्या बात करी भाई, मॉडर्न लार्ज जो आपके मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ठीक है ना, यानी जहाँ पर ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं, ठीक है, वो लार्ज मैन्युफैक्चरिंग है। तो वहाँ पर कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी होती है, ठीक है, कौन कौन सी उसकी खासियत होती है, समझ आ रहा है। देखिए, तो पहला जो फैक्टर होता है ना जो कि इंडस्ट्री की लोकेशन को क्या करता है भाई, इन्फ्लुएंस करता है, तो पहला है एक्सेस टू मार्केट। सीधी सी बात है, अब तुम प्रोडक्शन तो कर रहे हो लेकिन तुम्हें बेचना भी तो है वो, ठीक है, तो उसके लिए मार्केट चाहिए। तो जहाँ पर बड़े बड़े मार्केट होते हैं तो वहाँ पर जो है इंडस्ट्री जाके अपना क्या सेटअप लगा देती है, सीधी सी बात है। तो मार्केट का एक्सेस होना चाहिए वहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे जगह पर इंडस्ट्री नहीं देखने को मिलेगी जहाँ पर मार्केट है नहीं या छोटे मार्केट है, ठीक है। आज के टाइम पे भी जहाँ पर बड़े बड़े मार्केट्स हैं जहाँ पर उनका जो प्रोडक्ट है वो बिक जाए, ठीक है, तो वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, ज़्यादा इंडस्ट्रीज देखने को मिलती है। कुछ एरिया की बात भी हम कर रहे होंगे, देखो भी। अब मार्केट मीन्स पीपल हु वांट टू बाय प्रोडक्ट्स एंड कैन अफोर्ड देम, ठीक है ना। अगर एक मार्केट की बात कर रहा हूँ तो एक मार्केट क्या है, जहाँ से लोग सामान खरीदते हैं, ठीक है, अपने सामान को खरीद पाए और उसको अफोर्ड भी कर पाए, ठीक है ना। एक ऐसा मार्केट एक इलाके में खुल गया जहाँ पर लोग ढंग से कमाते ही नहीं, उनकी जो वो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो मार्केट चलेगा नहीं चलेगा, ठीक है। तो मार्केट का मतलब ये होता है कि जहाँ पर लोग अपना सामान खरीद पाए जो उनको जरूरत है और उसको वो अफोर्ड भी कर पा रहे हैं, यानी उनकी परचेसिंग पावर ज़्यादा है, समझ रहे हो, तो वो मार्केट है, समझ रहे हो भाई। और हैविंग अ गुड मार्केट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेटिंग अप एन इंडस्ट्री। एक अच्छा मार्केट होना एक इंपॉर्टेंट क्या है, फैक्टर है, ध्यान रखना, एक इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए, समझ आ रहा है। आगे देखिए, और रिमोट एरियाज विद वेरी फ्यू पीपल हैव स्मॉल मार्केट, ठीक है। वो जो रिमोट एरियाज होते हैं तो वहाँ पर जो छोटे छोटे मार्केट होते हैं, ठीक है, जहाँ पर बहुत कम लोग भी रहते हैं, तो वहाँ पर क्या है, बहुत आपको छोटे मार्केट देखने को मिलेंगे। तो जहाँ पर इंडस्ट्री लगाना एक बेवकूफ़ी वाली बात होती है, ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखिए, डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, ये सब की डेवलप्ड कंट्रीज आपको पता है। तो यहाँ पर जो है ना बड़े मार्केट हैं, तो यहाँ पर क्या लार्ज मार्केट्स हैं, बिकॉज पीपल देयर हैव मोर मनी टू स्पेंड, ठीक है। सीधी बात कहूँ तो यहाँ पर क्या परचेसिंग पावर लोगों की ज़्यादा है, ठीक है, पीपी यानी परचेसिंग पावर, समझ रहे हो, ज़्यादा है।
तभी क्या यहाँ पर लार्ज मार्केट आपको देखने को मिलेंगे, बड़े बड़े मार्केट देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर इंडस्ट्रीज भी ज़्यादा लगती हैं क्योंकि यहाँ पर इनका प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगा, समझ रहे हो। तो एक्सेस टू मार्केट होना चाहिए। उसके बाद आगे बात करूँ, अगले जो फैक्टर रहता है वो है एक्सेस टू रॉ मटेरियल, ठीक है भाई। तो जब रॉ मटेरियल उनको नहीं मिलेगा तो इंडस्ट्रीज कैसे चलेगी, सीधी इंडस्ट्री फैक्ट्री चलेगी कैसे, तो सीधी सी बात है। तो जो भी प्रोडक्ट वो बना रही है तो उसके लिए जो रॉ मटेरियल जहाँ मिलता है, ठीक है ना, तो वहाँ पर क्या है, इंडस्ट्री सेटअप होती है, ठीक है ना। और ऐसा प्रोडक्ट है जो जल्दी खराब हो जाता है, ठीक है, नष्ट हो जाता है जल्दी, तो वहाँ पर तो और पास जाके जहाँ पर रॉ मटेरियल होता है वहाँ पर और पास क्या लगता है आपकी इंडस्ट्री लग जाती है, सीधी सी बात है। लेकिन आपका मान लो कि रॉ मटेरियल खराब भी नहीं होता है और हल्का भी होता है, सीधी सी बात है, तो दूर भी चल जाती है, ठीक है, रॉ मटेरियल से दूर भी चल जाती है इंडस्ट्रीज, ध्यान रखना। तो कहने का मतलब ये है कि उनको रॉ मटेरियल इजीली एक्सेस हो जाए तो वहाँ पर क्या है, क्या लगती है, इंडस्ट्री सेटअप होती है, समझ रहे हो भाई। देखिए, तो रॉ मटेरियल शुड बी चीप एंड इजी टू ट्रांसपोर्ट, सीधी सी बात, ये तो मैंने बोला हल्का होगा, ठीक है, सस्ता होगा, तो इजीली, तो वहाँ पर तो दूर भी लग सकती है इंडस्ट्रीज, लेकिन वो जल्दी खराब हो जाता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करने में टाइम लग रहा है, तो भाई बिल्कुल पास में सेटअप होती है इंडस्ट्री, ध्यान रखना, रॉ मटेरियल यहाँ से उनको मिल जाता है, समझ रहे हो भाई। तो इफ रॉ मटेरियल्स इज बल्की और लूजेस वेट ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, समझ रहे हो भाई, अगर आपका जो रॉ मटेरियल वो बल्की है, बहुत भारी है, ठीक है, और अपना वेट जो है लूज करता रहता है वो, ठीक है, जैसे जैसे उसको अगर ट्रांसपोर्ट करोगे, ठीक है, उसकी प्रोसेसिंग जब होगी तो वो अगर वेट लूज करता है, तो यहाँ पर क्या होता है, द इंडस्ट्री इज प्लेस्ड नियर द सोर्स, जहाँ पर रॉ मटेरियल का सोर्स है तो उसके पास ही क्या है, जाके सेटअप हो जाती है, समझ रहे हो भाई। जैसे कि यहाँ पर जो है आपका लाइक आयरन ओर, ठीक है भाई, तो ये आपका क्या है, बल्कि है, बल्कि रॉ मटेरियल है, तो जहाँ पर आपको आयरन ओर मिल जाएगा तो वहाँ पर जो है इंडस्ट्री सेटअप हो जाएगी, क्या समझ आ गया। स्टील का जो भी कंपनी स्टील वगैरह बनाती है, ठीक है, स्टील के प्रोडक्ट बनाती है, टूल्स वगैरह बनाती है, तो वो कहाँ मिलेगी, कहाँ जाके सेटअप करेगी अपना, जहाँ पर उनको आयरन और इजीली मिल जाए, सीधी सी बात है, समझ आ रहा है ये। आगे देखिए, एग्जाम्पल के लिए स्टील, शुगर एंड सीमेंट इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड क्लोजेस्ट टू वेयर द रॉ मटेरियल्स कम फ्रॉम, ठीक है भाई। तो ध्यान रखना है भैया, स्टील, शुगर और जो सीमेंट की जो इंडस्ट्रीज हैं वो वहीं पर लोकेटेड होती हैं जहाँ पर आपको रॉ मटेरियल उनको इजीली मिल जाता है, जहाँ से उनको रॉ मटेरियल आता है, ठीक है भाई, ध्यान रखना है। स्टील हो गया, मैंने बता दिया, आयरन और भाई भारी चीज़ है, ठीक है, शुगर है आपका, ठीक है, और शुगर से किससे भाई, गन्ना, शुगर आपका गन्ने से बनता है, यानी शुगर केन से, तो शुगर केन भाई ज़्यादा दूर तक ले जाओगे खराब हो सकता है, सीधी सी बात है। सीमेंट, जो आपका सीमेंट के लिए जो रॉ मटेरियल होता है, तो वो जो इंडस्ट्रीज होती है, ठीक है, सीमेंट इंडस्ट्रीज, तो बिल्कुल जहाँ से सामान मिलता है वहीं पर लगती हैं, समझ आ गया भाई, जहाँ से उनको रॉ मटेरियल मिलता है। तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे कमेंट में जरूर बताना, ठीक है भाई, कि जो सीमेंट है, सीमेंट बनाने के लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल लगते हैं, ठीक है, कौन कौन से रॉ मटेरियल लगते हैं, ठीक है भाई, कमेंट है मुझे बताना, ठीक है भाई, ध्यान रखना। स्टील और शुगर को तो पता ही आपको, सीमेंट का बताना मुझे, ठीक है, और ड्यूरेशन बता के भाई यहाँ पर आपने क्वेश्चन पूछा है। आगे देखिए, इफ द रॉ मटेरियल स्पॉइल्स इजीली, ठीक है ना, जिसको हम पेरिशेबल बोलते हैं, ठीक है, अगर रॉ मटेरियल जो है इजीली स्पॉइल हो जाता है, खराब हो जाता है, द फैक्ट्री शुड बी वेरी क्लोज टू द सोर्स, उस फैक्ट्री को भाई बहुत क्लोज होना चाहिए, और क्लोज होती भी है, समझ आ गया भाई, ये ध्यान आपको रखना है। एग्जाम्पल के लिए एग्रो प्रोसेसिंग एंड डेयरी इंडस्ट्रीज आर नियर फार्म्स और मिल्क सप्लाई एरियाज, ठीक है भाई। तो एग्रो बेस्ड अभी पढ़ेंगे हम, एग्रो प्रोसेसिंग का मतलब है ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है, ठीक है, या ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है आपकी, इसको पढ़ेंगे भी आगे, आपका है पूरा टॉपिक, ठीक है ना। तो एग्रो प्रोसेसिंग मतलब कि जितने भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर से जो रॉ मटेरियल मिलता है, ठीक है भाई, जितने भी एग्रो प्रोसेसिंग है, डेयरी इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, कहाँ पे, फार्म के नियर पे सेटअप होती हैं, और जहाँ पर मिल्क सप्लाईज एरिया उनके पास ही क्या है, हमको सेटअप देखने को मिलता है इन इंडस्ट्रीज का, समझ आ रहा है भाई, ध्यान रखना है। आगे देखिए, एक्सेस टू लेबर सप्लाई, ठीक है भाई, देखिए अब बात कर रहे हैं भाई फैक्ट्री चलाने की, इंडस्ट्री चलाने की, और लोग हैं नहीं अपने पास, टीम अपने पास है नहीं, तो काम नहीं चलने वाला है। तो जहाँ पर लेबर सप्लाई अच्छी हो, जहाँ पर अच्छे लेबर, स्किल्ड लेबर मिल जाए, तो वहाँ पर आपकी कंपनी जो सेटअप हो जाती है, ठीक है, फैक्ट्री जो है, इंडस्ट्री सेटअप हो जाती है, सीधी सी बात है। देखिए, तो इंडस्ट्रीज नीड वर्कर्स टू रन मशीन्स एंड मैनेज प्रोडक्शन, ठीक है भाई, जो लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो उसको मैनेज कौन करेगा, तो उसके भी लोग चाहिए होते हैं, ठीक है, मशीन्स को रन करने के लिए वर्कर्स चाहिए होते हैं, सीधी सी बात है। तो लेबर सप्लाई होनी चाहिए, जहाँ पर लेबर सप्लाई अच्छी हो जाती मिलती है, तो वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, वहाँ पर आपको इंडस्ट्रीज देखने को मिलती है, ठीक है भाई।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हर बार आता है कि भाई कौन कौन से फैक्टर्स जो है इन्फ्लुएंस करते हैं लोकेशन को, ध्यान रखना, ठीक है भाई। सम इंडस्ट्रीज स्टिल नीड स्किल्ड लेबर, ठीक है ना। तो कुछ इंडस्ट्रीज को क्या है, स्किल्ड लेबर की जरूरत पड़ती है, यानी कि ट्रेंड वर्कर्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। नो शिक्षकों की जरूरत, नो शिक्षकों को काम आजकल टाइम में मिलता ही नहीं है। बहुत यही बोला जाता है कि जो स्किल है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, स्किल सीखिए किसी भी फील्ड में, ध्यान रखना। तो सम इंडस्ट्रीज स्टिल नीड स्किल्ड लेबर, समझ आ गया। बट नाउ ड्यू टू द मोर मशीन्स एंड ऑटोमेशन द नीड फॉर लेबर इज लेस देन बिफोर, पीछे डिस्कस करा, ठीक है। ऐसी मशीन्स आ गई हैं जो ऑटोमेटिकली चल जाती हैं, और ऑटोमेशन की वजह से जो है पहले के मुकाबले कम जो है लेबर की जरूरत पड़ती है, यानी वर्कर्स की जरूरत पड़ती है। बट ऐसी बात नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ती है, ध्यान रखना। तो जहाँ पर लेबर सप्लाई अच्छी होगी, तो जहाँ पर इजीली लोग, अच्छे ट्रेंड लोग मिल जाएंगे, तो वहाँ पर जो है इंडस्ट्री हमें सेटअप देखने को मिलती है, ठीक है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं, एक्सेस टू सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है भाई। तो इंडस्ट्रीज वहाँ सेटअप होंगी जहाँ पर उनको एनर्जी मिल जाए, मतलब कि वो मशीन्स वगैरह चला पाए, तो उसके लिए फ्यूल, ठीक है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है ना। तो जहाँ उनको इजीली एनर्जी मिल जाएगा, ठीक है, तो वहाँ पर वो सेटअप होंगी, सीधी सी बात है, इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है ना। तो सम इंडस्ट्रीज नीड टू अलॉट ऑफ पावर टू वर्क, ठीक है। कुछ इंडस्ट्रीज होती है उनको बहुत मशीन का वर्क होता है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है पावर की जरूरत पड़ती है। पावर इन द सेंस यहाँ पर एनर्जी से है, ठीक है, एनर्जी से है। जैसे कि आप अपने घर में जितने भी जो है इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी टूल्स वगैरह चलाते हैं, टीवी हो गया आपका, एसी हो गया, फ्रिज हो गया, तो उनके लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, नहीं वो पावर ही है एक तरह से, ध्यान रखना, समझ आ गया। तो कुछ इंडस्ट्रीज होती है जिनको बहुत सारी पावर चाहिए होती है। तो ऐसे में जो इंडस्ट्रीज होती हैं कहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पर इन सोर्स होगा एनर्जी का, ठीक है। तो दीज इंडस्ट्रीज आर बिल्ट क्लोज टू द सोर्स ऑफ एनर्जी। एग्जाम्पल के लिए एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज, ठीक है भाई। तो एल्यूमिनियम इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा पावर चाहिए होती है, सीधी सी बात है, काम करने के लिए। तो ये इंडस्ट्री कहाँ देखने को मिलेगी, जहाँ पर सोर्स ऑफ एनर्जी होगा, ठीक है, जहाँ पर कुछ ज़्यादा पावर मिल जाएगी। अर्लियर यानी पहले के टाइम पे जो कोल था ना भाई, वो एक मेन सोर्स होता था एनर्जी का, सीधी सी बात है, ठीक है। आपने अगर 11th की हिस्ट्री पढ़ी है तो हमारे टाइम पे शायद डिलीट होगा चैप्टर, ठीक है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन करके चैप्टर हुआ करता था 11th की हिस्ट्री में, ठीक है। तो वहाँ पर बता रखा है कि भाई पावर के लिए, एनर्जी के लिए जो है किसकी जरूरत पड़ती थी, वहाँ पर कोल का यूज़ करा करते थे, किसका, कोल का यूज़ करा करते थे, ठीक है ना। तो पहले जो कोल है ना वो मेन सोर्स हुआ करता था एनर्जी का, लेकिन आज के टाइम पे क्या है आपका, आज के टाइम पे जो है आपकी हाइड्रोक्लोरिक पावर एंड पेट्रोलियम, ठीक है, ध्यान रखना। तो हाइड्रोक्लोरिक पावर यानी कि जो है आपका वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, ठीक है, ठीक है। होता क्या है, डैम वगैरह बना देते हैं, ठीक है, वहाँ से पानी छोड़ के टरबाइन की मदद से जो है आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। तो हाइड्रोक्लोरिक पावर एंड पेट्रोलियम जो है ये आर वाइडली यूज्ड, ठीक है, आज के टाइम पे। तो आज के टाइम पे जो है बहुत ज़्यादा यूज हमें देखने को मिलता है इनका। आगे देखिए, एक्सेस टू ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, सीधी सी बात है भाई। अब मार्केट हमने देखा कि भाई मार्केट जहाँ पर होगा वहाँ पे हमको क्या देखने को मिलेगा, इंडस्ट्री का सेटअप देखने को मिलेगा। लेकिन उसके अलावा एक फैक्टर भी होता है क्या, कि भाई मार्केट तक जाने के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा होना चाहिए। पता चल रहा है वहाँ पे रोड उबड़ खाबड़ है, ठीक है। मार्केट तक पहुँचाने के लिए सामान, मतलब मार्केट तक सामान पहुँचाने, गुड्स पहुँचाने हैं, उसके लिए कोई व्यवस्था ही नहीं है, सिस्टम ही नहीं है, तो वहाँ पहुँचा लेंगे, तो वहाँ पर इंडस्ट्री भाई लगेगी ही नहीं, ध्यान रखना, चाहे मार्केट भी क्यों ना हो, समझ रहे हो। तो एक्सेस टू ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ठीक है भाई। अब कम्युनिकेशन भी अच्छा होना चाहिए भाई, किस किस प्रोडक्ट की जरूरत पड़ रही है, किसकी नहीं पड़ रही, तो ये पता होना चाहिए। तो कम्युनिकेशन बेटर होगा तो पता चल पाएगा। तो डिमांड और सप्लाई का पता चल पाता है भाई कम्युनिकेशन की मदद से, समझ रहे हो। तो फैक्ट्रीज नीड फास्ट ट्रांसपोर्ट टू ब्रिंग रॉ मटेरियल्स, ठीक है भाई। जहाँ से रॉ मटेरियल को लाना है वहाँ से भी तो ट्रांसपोर्ट के माध्यम से ही आएगा, ऐसे थोड़ी आ जाएगा, उड़ के तो आएगा नहीं, ठीक है। सेंड फिनिश्ड प्रोडक्ट्स टू मार्केट, प्रोडक्ट बनने के बाद फिनिश प्रोडक्ट को उस मार्केट तक भेजना है, इसके लिए भी ट्रांसपोर्ट चाहिए, कैसा, फास्ट ट्रांसपोर्ट चाहिए। एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट अफेक्ट्स वेयर एन इंडस्ट्री इज लोकेटेड, ठीक है भाई। और ध्यान रखना जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है ना, ये भी अफेक्ट करता है लोकेशन को, ठीक है, इंडस्ट्री की लोकेशन कहाँ पर होगी, ठीक है भाई। प्रॉफिट नुकसान, ठीक है, प्रॉफिट लॉस जो है ना कहीं ट्रांसपोर्ट भी मैटर करता है, ध्यान रखना। अगर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ज़्यादा आ रही तो भाई, तो वहाँ पर वो जो है ना, जो आपकी फैक्ट्री है वो वहाँ पर सेटअप होगी नहीं, समझ रहे हो। आगे देखिए, एरियाज लाइक वेस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका हैव एक्सीलेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम विच इज़ वाई मैनी इंडस्ट्रीज आर फाउंडेड देयर, ठीक है भाई। आपका जो वेस्टर्न यूरोप है, आपका जो ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पर क्या एक्सीलेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम को देखने को मिलता है।
जब भी यहाँ पर क्या जो इंडस्ट्रीज हैं वो देखने को मिलती हैं। सीधी सी बात है भाई, जहाँ पर ट्रांसपोर्ट इजीली होगा, ज़्यादा अच्छा होगा, फास्ट होगा, तो वहाँ पर इंडस्ट्रीज लगेंगी। मैंने पीछे तुम्हें बताया, ठीक है, ध्यान रखना है। आगे देखिए, और कम्युनिकेशन भी क्या एक इंपॉर्टेंट नीड है इंडस्ट्रीज की, ठीक है भाई, ध्यान रखना। कैसे भाई? एक्सचेंज एंड मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, भाई को इन्फॉर्मेशन को एक जगह दूसरी जगह पहुंचाना है। मान लो इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, तो जहाँ से रॉ मटेरियल आ रहा है तो वहाँ भी तो इन्फॉर्मेशन पहुंचानी होगी, तभी तो वो आईडी रख पाएंगे। और मार्केट में तुमको कौन सा प्रोडक्ट पहुंचाना है, कौन सा नहीं पहुंचाना है, कितना पहुंचाना है, कितनी क्वांटिटी में जाएगा, तो सबके लिए भाई कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। सीधी सी बात है। तो कम्युनिकेशन इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट नीड फॉर इंडस्ट्रीज फॉर द एक्सचेंज एंड मैनेजमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन। समझ आ गया? इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज होना, ठीक है, मैनेजमेंट होना, इसके लिए भी कम्युनिकेशन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये भी आपको ध्यान रखना ही फैक्टर होता है। अब एक और फैक्टर होता है जो कि गवर्नमेंट पॉलिसी। क्या? गवर्नमेंट पॉलिसी। तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। क्यों? अगर गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रीज के लिए अच्छी पॉलिसी बना रखी है तो वो वहीं जाके सेटअप होगी ना, एक एक ऐसी जगह पे जहाँ पर गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसी बना रखी है, कोई भी इंडस्ट्री यहाँ लगेगी इतना टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है, तो वहाँ पर लगेगी क्यों भाई? सीधी सी बात है, ध्यान रखना। कई बार गवर्नमेंट भी क्या होती है, उस पर्टिकुलर एरिया को ग्रो करने के लिए इंडस्ट्रीज को सेटअप करवाती है, ध्यान रखना, अच्छी अच्छी पॉलिसी बनाती है। तो गवर्नमेंट क्रिएट रीजनल पॉलिसीज टू हेल्प विद बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है ना। जहाँ की पॉलिसी अच्छी होगी वहाँ पर इंडस्ट्रीज भाई जाएगी, ठीक है, अट्रैक्ट होगी, सीधी सी बात है। तो गवर्नमेंट क्रिएट रीजनल पॉलिसीज टू हेल्प बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो हर रीजन का, तो इसके लिए क्या करती है भाई? एक रीजनल पॉलिसीज क्रिएट करती है। समझ रहे हो भाई? आगे देखिए, दैट मीन्स दे वांट ऑल एरियाज ऑफ कंट्री टू ग्रो। मैंने सही बताया ना, रीजनल बैलेंस बनाना है डेवलपमेंट का, तो चाहते हैं जितने भी एरियाज हैं कंट्री के वो ग्रो हो, नॉट जस्ट द रिच एंड डेवलप पार्ट, ठीक है। रिच डेवलप पार्ट तो ऑलरेडी ग्रो है, रीजनल एरिया जो ग्रो नहीं हुए तो वहां पर भी क्या ऐसी पॉलिसीज बनाना ताकि वहां पर इंडस्ट्रीज आए, और इंडस्ट्रीज आएगी तो वो एरिया क्या होगा भाई? ग्रो होगा, ध्यान रखना। जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी बनाई जाती है। समझ आ गया? अब आगे हम बात करेंगे भाई क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज की, ठीक है भाई, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज की। तो आपकी बुक में टेबल दे रखी है, ठीक है, जहाँ पर आपको अच्छे से समझा रखा है कि कौन क्लासिफिकेशन हम किस प्रकार से करते हैं। तो यहाँ पर हम किस किस बेस पर क्या करते हैं, जो इंडस्ट्री आपको उनको कैटेगराइज करते हैं, जैसे कि साइज के अकॉर्डिंग हम करते हैं, आगे बात करेंगे, ठीक है। आप साइज के अकॉर्डिंग करते हैं, इनपुट्स रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं भाई? कैटेगराइज करते हैं इंडस्ट्रीज को, आउटपुट प्रोडक्ट के हिसाब से भी क्या करते हैं हम, क्या कहते हैं भाई उसे, दिमाग में ना आ रहा, इंडस्ट्रीज को क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपका ओनरशिप के बेसिस पर, ठीक है, एक बंदा ओनर होगा, पूरा ग्रुप होगा, गवर्नमेंट ओनरशिप होगा, तो इसके बेसिस पर हम क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन करते हैं इंडस्ट्रीज का। समझ आ रहा है? ध्यान रखना। आगे देखिए, तो पहला जो हम बात करेंगे, इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन साइज। साइज के बेसिस पर आपको जो इंडस्ट्री है वो कौन कौन सी होती है, ठीक है भाई, समझ आ रहा है? आगे देखिए, तो पहली इंडस्ट्री आपकी क्या है? हाउस होल्ड और कॉटेज, ठीक है, साइज के बेसिस पर, ठीक है। हाउस होल्ड मतलब जो घर तक सीमित है, ठीक है, इसको कॉटेज बोलते हैं। और स्मॉल स्केल, ठीक है, लार्ज स्केल। समझ रहे हो भाई? तो ये तीन जो है हम कैटेगराइज करते हैं साइज के बेस पर, ठीक है, सबकी इंडस्ट्री होती है। हाउस होल्ड और कॉटेज में ऐसा ही सामान बनाया जाता है जो कि आपका एक पर्टिकुलर एरिया तक ही सीमित रहे, ठीक है ना, जहाँ पर वो लोग अपनी नीड का बना रहे हो, कुछ एक आध जगह अपने एरिया में बेच के अपना घर चला रहे हैं, ठीक है, वो हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज होती हैं, जिसको हम कहते हैं कॉटेज मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। क्या कहते हैं भाई हम? कॉटेज मैन्युफैक्चरिंग, यानी घर पे ही अपने कॉटेज में क्या कर रहे हैं? मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, अपने हाथों से बना रहे हैं बिना कोई मशीन के, ठीक है भाई। ना यहाँ पर तुम्हें ज़्यादा कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, ना तुम्हें अच्छे ट्रांसपोर्ट की जरूरत है, ठीक है, बस चाहिए परिवार के लोग, और इजीली क्या है आपका जो हाउस होल्ड इंडस्ट्री है वो चल जाती है। सही समझ आ गया? देखिए, तो दिस इज स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटे टाइप क्या है मैन्युफैक्चरिंग का? वो हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज है, जहाँ पे हाथों से लोग क्या बना रहे हैं? सामान बना रहे हैं। वर्क इज डन एट होम, घर पर ही काम चल जाता है, ठीक है, नॉट इन बिग फैक्ट्रीज, बड़ी फैक्ट्री सेटअप करने की जरूरत ही नहीं होती है। और आर्टिशियंस यानी कि स्किल्ड वर्कर, ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पर जो है ये क्या बना रहे हैं? एक टोकरी सी बना रहे हैं, हर कोई थोड़ी टोकरी बना पाएगा, इनको काम आता है, आर्टिस्ट है, आर्टिशियंस है, ये स्किल्ड वर्कर्स हैं। यूज सिंपल टूल्स एंड लोकल रॉ मटेरियल्स, तो सिंपल टूल्स का यूज करते हैं और रॉ मटेरियल का यूज करते हैं जो कि उनको अपने आसपास एरिया से मिल जाता है, ठीक है, समझ रहे हो? आगे देखिए, फैमिली मेंबर्स और पार्ट टाइम हेल्पर्स असिस्ट इन द वर्क, ठीक है भाई। तो फैमिली मेंबर्स लगे रहते हैं और कुछ पार्ट टाइम जो हेल्पर होते हैं, जो पार्ट टाइम में काम ढूंढते रहते हैं, वो इस काम को कर लेते हैं, ठीक है, और प्रोडक्शन सही हो जाता है। समझ रहे हो? स्मॉल लेवल पर ही होता है।
तो वेयर द प्रोडक्ट्स गो, सही बात है, ये जो प्रोडक्ट्स है ये जाएंगे कहाँ, ठीक है, बना तो रही है, ये जाते कहाँ है, देखिए ये जाते कहाँ है भाई, प्रोडक्ट्स आर आइदर यूज्ड इन सेम होम, ठीक है, जहाँ बना रहे हो अपने घर में यूज कर सकते हैं, सोल्ड इन विलेज मार्केट, जो गांव के जो मार्केट्स होते हैं, ठीक है, वहां पर बेच सकते हैं, और एक्सचेंज फॉर द अदर गुड्स, जिसको हम बार्टर सिस्टम कहते हैं, ठीक है ना, आपको पता है ना बार्टर सिस्टम चलता था पहले, जहां पर गुड्स के बदले में गुड्स आपस में चेंज कर ले जाते थे। फॉर एग्जाम्पल मुझे चीनी से दूसरा चावल, दूसरे का चावल है तो मैं चीनी इसको दे दूंगा, उससे चावल ले लूंगा, ठीक है ना, जो जिसकी नीड है वैसे क्या करता है, गुड्स को एक्सचेंज कर लेता है, उसको बार्टर सिस्टम कहते हैं। तो ये भाई बार्टर सिस्टम एक्सचेंज भी कर लेते हैं अपने प्रोडक्ट को दूसरे दूसरे प्रोडक्ट से जो इनको नीड होती है, समझ रहे हो। तो प्रोडक्ट्स कहाँ जाते हैं, प्रोडक्ट्स यहाँ जाते हैं, समझ आ गया। आगे देखिए अदर फीचर्स क्या है कॉटेज मैन्युफैक्चरिंग के या हाउस होल्ड इंडस्ट्री के, डज नॉट नीड अ लॉट ऑफ मनी, तो कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ती है। ट्रांसपोर्ट इज नॉट अ बिग इशू, लाइक जब हमने देखा पीछे जो लार्ज स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वहाँ पर ट्रांसपोर्ट जो है मेन इशू है, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट नॉट अ बिग इशू बिकॉज प्रोडक्ट्स आर मेड एंड यूज और सोल्ड लोकली, लोकली बनाए जाते हैं, यूज भी लोकली करे जाते हैं, तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट एक ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कम या क्वांटिटी में क्या बनाया जा रहा है भाई, प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं लोकल लेवल पर, तो वो हाथों से जाकर भी जो है बंदा हाथों में जाएगा लेके और उसको जाके विलेज के मार्केट में सेल कर जाएगा, तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट नॉट अ बिग डील, ठीक है भाई, ध्यान रखना। आगे देखिए द टूल्स आर यूजुअली मेड बाय द वर्कर्स देमसेल्व्स, ठीक है, जितने भी टूल्स होते हैं वो वर्कर्स खुद ही बना लेते हैं। तो ये क्या है, और इसके अदर फीचर्स है हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज के। आगे हम बात करें भाई एग्जांपल्स की, तो एग्जांपल्स में आप देखिए भाई कैंडल्स बनाना, पिकल्स बनाने या चार बनाना, ठीक है, और आपका पेपर बैग्स बनाना और मेकिंग बैम्बू बास्केट्स, ठीक है, जो मैं पीछे इमेज दिखाई था वो बैम्बू बास्केट बना रहे थे। तो ये क्या है, कुछ एग्जांपल्स हैं किसके, कॉटेज इंडस्ट्रीज के, समझ आ रहा है आपको। तो ये ध्यान रखना है कि हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज क्या है, ठीक है, और उसके फीचर्स क्या है, एग्जाम में आ जाता है ये 5 मार्क्स का, ठीक है, ध्यान रखना। अब स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं। देखिए अब स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग जब हम बात करेंगे ना, तो ये हाउस होल्ड से ऊपर और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग से नीचे, यानी मैं कहूँ तो मीडियम साइज की जो मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पर हो रही होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग हम बोलते हैं, ठीक है भाई, समझ आ रहा है। देखिए तो इट इज डिफरेंट फ्रॉम हाउस होल्ड इंडस्ट्री, सीधी सी बात है, ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल सिमिलर है, स्मॉल स्केल का नाम सुन के आप हाउस होल्ड के सिमिलर नहीं दिखा सकते, ठीक है, ध्यान रखना, थोड़ी अलग होती है। क्यों, द वर्क इज डन इन अ स्मॉल वर्कशॉप नॉट इनसाइड द होम, ठीक है ना, इसका मेन यही रीजन है कि भाई जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं ये घरों में नहीं होती है, ठीक है ना, एक स्मॉल वर्कशॉप होती है जहाँ पर कुछ लोग काम कर रहे होते हैं, समझ रहे हो ना। तो बस ध्यान रखना है घर के अंदर नहीं होती, ये इसको डिफरेंट बना देती है। आगे देखिए इट यूज लोकल रॉ मटेरियल्स एंड सिंपल मशीन्स रन बाय इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है भाई, तो यहाँ पर क्या होता है, हाथ से अपना सामान बनाकर अब थोड़ा मशीन्स का यूज होने लग जाता है स्मॉल स्केल में, तो बहुत सिंपल मशीन्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, रॉ मटेरियल का यूज भी लोकली हो जाता है, ठीक है, लोकली जो है रॉ मटेरियल्स मिल भी जाते हैं और सिंपल मशीन्स का यूज होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में, ठीक है भाई। आगे देखिए और वर्कर्स आर यूजुअली क्या सेमी स्किल्ड होते हैं, वर्कर्स आर यूजुअली सेमी स्किल्ड, ठीक है, सेमी स्किल्ड का मतलब है बिल्कुल एक्सपर्ट भी नहीं है और बिल्कुल गवार भी नहीं है, समझ रहे हो ना, जिनको बिल्कुल भी नहीं आता ऐसे भी नहीं है, क्या है, सेमी स्किल्ड है, यानी कि थोड़ी बहुत ट्रेनिंग उनको आती है, ठीक है भाई, थोड़ी बहुत ट्रेनिंग उन्होंने उस काम की करी है, तो सम ट्रेनिंग बट नॉट एक्सपर्ट, ये ध्यान आपको रखना है, ठीक है भाई। तो ये स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगी। आगे देखिए इसके बेनिफिट्स की बात करूं तो ये गिव जॉब्स टू लोकल पीपल, तो यहाँ पर घर के लोगों ने लग कर क्या है, जो लोकल पीपल होते हैं, लोकल लोग होते हैं, वो काम यहाँ पर कर रहे होते हैं, तो जॉब देता है, ठीक है भाई, और इंक्रीजेज द परचेजिंग पावर ऑफ लोकल पॉपुलेशन, ठीक है, जो लोकल पॉपुलेशन है वो काम करेंगे, ठीक है, यहाँ पर उनको रोजगार मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, जॉब्स मिल रही है, जिनसे उनकी जो परचेजिंग पावर है लोकल लोगों की वो बढ़ेगी, ठीक है, पीपल कैन बाय मोर, पहले से ज़्यादा बाय कर पाएंगे। आगे देखिए अब कॉमन कंट्रीज कौन कौन सी हैं जहाँ पर जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप है, ठीक है ना, तो कौन कौन सी कंट्रीज में ये कॉमन है। देखिए पहला है इंडिया के अंदर आपको छोटे स्केल पर जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो देखने को मिल जाएगी, चाइना के अंदर, इंडोनेशिया के अंदर और ब्राजील के अंदर, ठीक है भाई, ध्यान रखना है कंट्रीज। और दिस कंट्रीज यूज लेबर इंटेंसिव, ठीक है, ध्यान रखना, तो दिस कंट्रीज यूज लेबर इंटेंसिव, ठीक है, यानी कि मोर वर्कर्स लेस मशीन्स, ठीक है भाई, तो यहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा, आपको पता है इंडिया चाइना, तो यहाँ पर ये लेबर इंटेंसिव है, यानी कि ज़्यादा लोग काम करेंगे तो मशीन की जरूरत कम पड़ेगी, तो ये यहाँ पर इनका ये कंसेप्ट है। तो दिस कंट्रीज यूज लेबर इंटेंसिव
ठीक है भाई, और स्मॉल इंडस्ट्रीज टू गिव एम्प्लॉयमेंट टू मोर पीपल, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है, मशीन्स का यूज करेंगे, लेबर इंटेंसिव होता है, यानी कि लोकल लोगों को ज़्यादा जॉब मिलेगी। समझ आ रहा है? तो ये इन कंट्रीज में मेनली आपको मिल जाएंगे देखने को, और लोगों को यहाँ पर जॉब भी मिल जाती है। अब हम बात करेंगे लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की, ठीक है भाई, जो कि बड़े लेवल पर हो रही है, ठीक है, नाम से पता चल रहा है। देखिए, इट नीड्स अ बिग मार्केट, ठीक है। जितनी भी मैंने इंडस्ट्री की बात कही कि भाई जिनको उनकी लोकेशन किस पर डिपेंड करती है, वो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग वाली ही इंडस्ट्री होती है, ठीक है, ध्यान रखना। उनको एक बिग मार्केट चाहिए होता है, मैनी रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं, ठीक है, ज़्यादा चाहिए होता है, कहने का मतलब है, और लॉट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ती है, यानी पावर की जरूरत भी ज़्यादा चाहिए, ठीक है, रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा चाहिए, और बड़ा मार्केट भी चाहिए, छोटे मार्केट से काम नहीं चलेगा, ठीक है भाई। आगे देखिए, और इट यूजेज स्किल्ड वर्कर्स, ठीक है, एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड मशीन्स फॉर मास प्रोडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर स्किल्ड लेबर का यूज होता है, स्किल्ड वर्कर का यूज होता है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करा जाता है प्रोडक्शन के लिए, और मशीन का यूज करा जाता है, ठीक है, ध्यान रखना, ताकि जो है प्रोडक्ट्स जो है वो क्विकली बन जाए, यानी बहुत जल्दी जल्दी बन जाए। समझ आ रहा है? आगे देखिए, और इट ऑल्सो नीड्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, यानी कि कैपिटल की जरूरत पड़ती है, ये कैपिटल इंटेंसिव होता है। आपको जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है कैपिटल इंटेंसिव, यानी कि इसमें कैपिटल की जरूरत बहुत पड़ती है, यानी कि ज़्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है, लॉट ऑफ मनी, ठीक है। हिस्ट्री की बात करूँ उसमें, तो ये जो स्टार्टेड आपकी लार्ज मैन्युफैक्चरिंग, ये स्टार्टेड अराउंड 200 ईयर्स एगो इन प्लेसेस। अब कौन कौन सी जगह पर स्टार्ट हुआ था भाई 200 साल पहले? देखिए, द यूनाइटेड किंगडम, द नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए एंड यूरोप। तो ये वो जगह है जो कि बेसिकली मैं कहूँ, जब से जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ है, ठीक है, ये भी कमेंट में बताना, ठीक है भाई, कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आपका कब हुआ था। तो उसके बाद से जो है ना, ये लार्ज स्केल की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुई है, जो लगभग स्टार्ट इन जगह से हुआ, द यूनाइटेड किंगडम, नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए एंड यूरोप। समझ रहे हो भाई? तो आपको ध्यान रखना है, और नाउ इट हैज़ स्प्रेड टू मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, स्टार्ट यहाँ से हुआ, लेकिन अब जो है वर्ल्ड के बहुत सारे हिस्सों तक ये फैल चुका है। समझ रहे हो? तो इसका हिस्ट्री है इसका लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का। अब हम बात करेंगे इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन इनपुट्स एंड रॉ मटेरियल्स, कि भाई जो आपका इनपुट है ना, यानी रॉ मटेरियल्स जो है, उनके बेसिस पर क्या है आपकी इंडस्ट्री कौन कौन सी है, ठीक है। इनपुट डालेंगे यार, इनपुट का मतलब है रॉ मटेरियल, ठीक है ना, तो हमें कुछ आउटपुट मिलेगा। समझ रहे हो ना? कुछ आउटपुट मिलेगा, तो आउटपुट यानी कि जो प्रोडक्ट से भी कुछ एक इंडस्ट्री चलती है, तो आपका टॉपिक आगे बताऊंगा, ठीक है ना। तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं इनपुट यानी कि रॉ मटेरियल बेस्ड पर कुछ इंडस्ट्रीज होती हैं, ध्यान रखना। तो पहली होती है आपकी कौन सी? पहली आपकी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, देन आपकी भाई मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, देन फॉरेस्ट बेस्ड रॉ मटेरियल यूजिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है ना भाई, जहाँ पर फॉरेस्ट बेस्ड रॉ मटेरियल यूज करा जाता है, एंड उसके बाद जो है आपका केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज, ठीक है। देन हम बात करेंगे एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज की, ठीक है भाई, ध्यान आपको रखना है। तो पहले हम बात करते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, यानी जहाँ पर एग्रीकल्चर से रॉ मटेरियल लाया जाता है, ठीक है, और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से, एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल से क्या है, कुछ फाइनल या फिनिश गुड बना रहे हैं, तो वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होते हैं, ध्यान रखना है आपको, ठीक है भाई। देखिए, तो दीज इंडस्ट्रीज यूज रॉ मटेरियल्स फ्रॉम फार्म्स एंड फील्ड्स, ठीक है भाई, फार्म्स और फील्ड से जो अपना रॉ मटेरियल्स कलेक्ट करते हैं। रॉ मटेरियल आर प्रोसेस्ड इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स फॉर विलेजेस, ठीक है ना, एंड सिटीज। तो कहने का मतलब है जो रॉ मटेरियल मिला, ठीक है ना, तो इसको फिनिश प्रोडक्ट्स में चेंज करा जाता है फॉर विलेजेस, यानी रूरल लोगों के लिए, एंड सिटीज के लिए, ठीक है भाई। करते क्या, रॉ मटेरियल को चेंज करते फिनिश गुड बनाते हैं। तो ये फिनिश गुड आया, तो फिनिश गुड बना के उन्होंने जहाँ से रॉ मटेरियल लिया तो वहाँ भेज देते, उस जगह पर भेज देते हैं, और अर्बन एरियाज में यानी सिटीज में भी जो है ये फिनिश गुड को भेजते जाता है, ठीक है, समझ रहे हो। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में जहाँ पर एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल का यूज करा जा रहा है। एग्जाम्पल्स ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, ठीक है, ध्यान रखना, से फूड प्रोसेसिंग हो गया, शुगर हो गया, पिकल्स हो गया, फ्रूट जूस हो गया, बेवरेजेस हो गया, यानी टी कॉफी, ठीक है, कोकोआ हो गया। देखो, ये जो कोकोआ है ना, ये यूज किस लिए करा जाता है? चॉकलेट बनाने के लिए, ठीक है, ध्यान रखना, चॉकलेट बनाने के लिए यूज करा जाता है, ठीक है। स्पाइसेस एंड ऑयल्स, टेक्सटाइल्स यानी कॉटन, जूट, सिल्क हो गया, रबर। तो ये आपके क्या है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, जहाँ पर एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल का यूज करा जाता है फिनिश गुड बनाने के लिए। तो ये सब आपके फिनिश गुड्स हैं, समझ आ गया। उसके बाद मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, नाम से चल रहा है जहाँ पे रॉ मटेरियल क्या हो, मिनरल हो, ठीक है। तो मिनरल्स जहाँ पे रॉ मटेरियल है, तो वो आपकी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री हो जाएगी। तो दीज इंडस्ट्रीज यूज मिनरल्स एज रॉ मटेरियल्स। टाइप ऑफ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, ठीक है ना, तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज के भी कुछ टाइप हैं, ठीक है। कौन कौन से टाइप्स हैं? पहले आपका फेरस इंडस्ट्रीज, ठीक है, विद आयरन, ठीक है। उसके बाद आपकी है भाई नॉन फेरस इंडस्ट्रीज, ठीक है, विदाउट आयरन, ठीक है भाई। फेरस देखिए,
ये तो आपको पता होगा, जो आयरन है उसका जो केमिकल सिंबल होता है वो Fe होता है, ठीक है ना। तो नाम हम बोलते आयरन है, हम बोलते क्या है, आयरन है, लेकिन इसको Fe से डिनोट करते हैं। क्यों? क्योंकि इसका नाम जो है फेरस है। क्या है? फेरस भी बोलते हैं हम आयरन को, ध्यान रखना, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम? फेरस बोलते हैं, इसलिए जो है इसको Fe से डिनोट करा जाता है। अगर आपको नहीं पता था तो आज पता चल गया होगा, है ना। देखिए, तो यहाँ पर जो है आपकी जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है इसको भी हम कैटेगराइज करते हैं क्या, फेरस इंडस्ट्रीज, यानी कि जिसमें आयरन की बात भी हो, ठीक है ना। फेरस इंडस्ट्रीज क्या, जिसमें आयरन इंक्लूड हो, ऐसे मिनरल्स का यूज कर रहे हैं जो कि जिसमें आयरन कंटेन हो, उसमें आयरन मिला हो। और नॉन फेरस में क्या है, ऐसे मेटल्स का यूज कर रहे हैं, ऐसे मिनरल्स का यूज कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें आयरन ना हो। समझ आ रहा है तुम्हें? देखिए, तो यूज आयरन कंटेनिंग मिनरल्स, एग्जांपल के लिए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ठीक है। तो आयरन और स्टील इंडस्ट्री है वो बेसिकली फेरस इंडस्ट्रीज में आती है, ध्यान रख लेना भाई, ठीक है। और नॉन फेरस में तो यूज मेटल्स या मिनरल्स, ठीक है, लाइक एल्यूमिनियम, कॉपर एटसेट्रा, जो कि इसमें आयरन कंटेनिंग नहीं होता है, ठीक है। कॉपर एल्यूमिनियम में आयरन थोड़ी होता है। एग्जाम्पल के लिए ज्वेलरी इंडस्ट्री जो आपकी हो जाएगी, ठीक है, नॉन फेरस इंडस्ट्रीज के अंदर। और ये सब पार्ट्स हैं, है ना। वैसे तो क्या है कि मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में ये आती हैं। और उसके बाद नॉन मेटेलिक मिनरल्स इंडस्ट्रीज, ठीक है। आपकी जो फेरस इंडस्ट्रीज है और जो नॉन फेरस है ये तो आपकी मेटेलिक इंडस्ट्रीज है, ठीक है। तो मेटल का यूज हो रहा है, ठीक है। मेटल में भी भाई आपको किसी में आयरन मिला होता है, किसी में नहीं मिल रहा होता है, तो आपकी फेरस नॉन फेरस हो जाएगी, ठीक है। तो मेटल तो है उसके अंदर, लेकिन ऐसे मिनरल जिनके अंदर मेटल ही नहीं है वो मेटल ही नहीं है, ठीक है ना, ध्यान रखना। मेटल ही कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, आपको पता होगा, अपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। आपका जो मेटल होता है वो हार्ड होता है, ठीक है, इसको हम पीटेंगे उसमें आवाज वगैरह भी आएगी, लेकिन ये नॉन मेटल में नहीं होता ये सब, ध्यान रखना। तो नॉन मेटेलिक इंडस्ट्रीज भी होती है, जैसे कि यूज मिनरल्स दैट आर नॉट मेटल्स, एग्जांपल के लिए सीमेंट इंडस्ट्री है, ठीक है, एंड आपकी पोल्ट्री इंडस्ट्री है। तो यहाँ पर जो मिनरल यूज होते हैं यहाँ उनमें क्या है, वो नॉन मेटेलिक होते हैं। समझ आ रहा है भाई? ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज, ठीक है, केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज, यहाँ पर रॉ मेटल केमिकल यूज हो रहे हैं। तो दीज इंडस्ट्रीज यूज केमिकल मिनरल्स फाउंड इन नेचर, ठीक है, नेचर के अंदर जो केमिकल्स मिलते हैं तो उसका यूज ये करते हैं, ध्यान रखना, ये इंडस्ट्रीज, ठीक है। एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल केमिकल यूज्ड, ठीक है ना, पेट्रोलियम जो कि एक मिनरल है अपना, ठीक है, मिनरल ऑयल है, यूज्ड इन द पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, ठीक है ना भाई। तो केमिकल यहाँ पर पेट्रोलियम अपना जो कि एक मिनरल ऑयल है, तो यहाँ पर जो है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में यूज करा जाता है। सोल्ट, सल्फर एंड पोटैश यूज्ड इन वेरियस केमिकल इंडस्ट्रीज, ठीक है भाई। सोल्ट, सल्फर, पोटैश ये भी आपके केमिकल जो कि नेचर से मिल जाते हैं, तो ये बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। तो सारी इंडस्ट्रीज कौन से बोलेंगे इसको हम? केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज इसको हम बोलेंगे। और अदर रॉ मेटल्स की बात करूं, सम केमिकल्स कम फ्रॉम वुड एंड कोल, ठीक है ना। तो कुछ केमिकल्स हमको कहाँ से मिलते हैं भाई? वुड से मिल जाएंगे, कोल से मिल जाएंगे। तो प्रोडक्ट्स लाइक सिंथेटिक फाइबर्स, प्लास्टिक्स एटसेट्रा आर ऑल्सो मेड इन दीज इंडस्ट्रीज, ठीक है। आपको सब सिंथेटिक फाइबर हो गया, ठीक है, आपको जो यहाँ पर प्लास्टिक हो गया, ये एटसेट्रा वगैरह, तो जितनी भी चीज़ें हैं ये आपकी इसी इंडस्ट्री में केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज का ही पार्ट है। समझ आ रहा है? ध्यान रखना है। देखिए, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, तो फॉरेस्ट गिव मैनी यूजफुल मटेरियल्स दैट आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल्स इन दिस इंडस्ट्रीज, ठीक है भाई। तो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज में क्या है, फॉरेस्ट से जितना भी रॉ मटेरियल मिल रहा है तो उसको यूज कर रहे हैं फिनिश गुड बनाने के लिए, तो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज आपकी हो जाती है। और दीज मटेरियल्स आर यूज टू मेक डिफरेंट प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। तो जो मटेरियल्स जो कि उनको फॉरेस्ट से मिल रहा है, ठीक है ना, पेड़ वगैरह से मिल रहा है, तो ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, टिम्बर, ठीक है, यूज्ड इन फर्नीचर इंडस्ट्री, ठीक है। तो टिम्बर है जो कि वुड से मिलता है, वो बेसिकली जो है ये फर्नीचर बनाने के लिए यूज होता है, ध्यान रखना। उसके बाद वुड, बैम्बू, ग्रास यूज्ड इन द पेपर इंडस्ट्री, ठीक है। जो पेपर इंडस्ट्री है उसमें भाई वुड, बैम्बू और ग्रास यूज होता है, समझ रहे हो। तो ये सब कहाँ से मिलता है भाई? फॉरेस्ट से तो मिलता है ये सब, ध्यान रखना है ना। उसके बाद जो है आपका लाख, ठीक है ना, अ नेचुरल रेजिन फ्रॉम ट्रीज, तो यूज इन द लैक इंडस्ट्री, ठीक है। आपने सुना होगा लाख की चूड़ियाँ, है ना, चैप्टर पढ़ा होगा अपने बचपन में, 7th-6th क्लास में पढ़ा होगा आपने, ठीक है, हिंदी के अंदर। तो ये नेचुरल रेजिन है जो कि ट्रीज से मिलता है और यूज करा जाता है ये लैक इंडस्ट्रीज में, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज, ठीक है, जहाँ से जो है रॉ मटेरियल खुद एनिमल होता है, या एनिमल से कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, तो एनिमल से मिलते तो एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज ये हो जाएंगी। देखिए, तो दीज इंडस्ट्रीज यूज प्रोडक्ट्स फ्रॉम एनिमल्स एज रॉ मटेरियल्स, ठीक है भाई। एग्जांपल के लिए लेदर यूज्ड इन लेदर इंडस्ट्री, ठीक है। लेदर आपको पता है चमड़ा जो है मिल जाता है इनको,
एनिमल से। तो लेदर जो कि लेदर इंडस्ट्री में यूज़ करा जाता है, ये एनिमल से मिलता है। उसके बाद वूल, यूज्ड इन मेकिंग वूलन क्लॉथ्स, ठीक है, वूल आपको पता है एनिमल से मिलता है, तो ये भी क्या आपका वूलन क्लॉथ्स जो है बनाने के लिए करा जाता है। उसके बाद जो है आपका आइवरी, ठीक है, आइवरी क्या है बेसिकली आपका ध्यान रखना है, जो हाथी के दांत है जिसको हम टस्क बोल रहे हैं, है ना, तो हाथी के दांत से जो एक वाइट प्रोडक्ट, वाइट पाउडर जैसा कुछ बनाया जाता है तो उसको आइवरी बोलते हैं। तो आइवरी कहाँ से मिलता है, कम्स फ्रॉम एलिफेंट टस्क एंड यूज्ड इन ऑफ मेकिंग डेकोरेटिव आइटम्स, ठीक है भाई। तो डेकोरेटिव आइटम बनाने के लिए जो है आइवरी का यूज करा जाता है, जो कि एलिफेंट के टस्क से आता है, ध्यान रखना है आपको। तो एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज का पार्ट है। उसके बाद इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन आउटपुट प्रोडक्ट, ठीक है ना, ये तो इनपुट था कि भाई इनपुट के तौर पर हम क्या कर रहे हैं, रॉ मटेरियल ले रहे हैं, फाइनल फिनिश गुड बना रहे हैं, फिनिश प्रोडक्ट बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पर खुद एक बना हुआ प्रोडक्ट है, तो वो भी एक दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल है, ध्यान रखना। देखिए, तो यू हैव सीन सम मशीन्स एंड टूल्स मेड ऑफ आयरन और स्टील, ठीक है, तुमने कुछ मशीन्स देखी होंगी, तुमने कुछ मशीन्स देखी होंगी जो कि आयरन और स्टील से बनी हुई है, ठीक है ना। और आयरन और स्टील खुद में एक इंडस्ट्री है, ठीक है, आयरन स्टील ऐसे थोड़ी बन जाता है, रॉ मटेरियल का यूज होता है तब जाके आयरन स्टील बनता है। तो आयरन और स्टील की मशीन सी बनी होती हैं, समझ रहे हो ना। तो आयरन और स्टील यहाँ पर क्या एक आउटपुट प्रोडक्ट है, जो कि दूसरी इंडस्ट्री के लिए क्या है, एक रॉ मटेरियल है। तो द रॉ मटेरियल फॉर सच मशीन्स एंड टूल्स इज आयरन एंड स्टील, सीधी सी बात है। तो जहाँ पर ये मशीन्स वगैरह बन रहे तो वहाँ पर आयरन स्टील के रॉ मटेरियल हो गया, विच इज इट सेल्फ एन इंडस्ट्री, ठीक है। आयरन और स्टील खुद भी एक इंडस्ट्री है, जो रॉ मटेरियल यूज करके खुद बनी है, ठीक है, स्टील और आयरन बनता है। और आयरन और स्टील भी दूसरे के लिए क्या है, एक रॉ मटेरियल है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन आउटपुट प्रोडक्ट, ठीक है ना। और द इंडस्ट्री हुज प्रोडक्ट्स आर यूज्ड टू मेक अदर गुड्स, ठीक है ना, ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि दूसरे गुड्स को बनाने के लिए यूज होते हैं, यूजिंग देम एज रॉ मेटेरियल्स आर बेसिक इंडस्ट्रीज, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, बेसिक इंडस्ट्रीज इसको हम बोलते हैं, समझ आ रहा है। आगे देखिए, कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज इसी का पार्ट है, क्या है, इसी का पार्ट है। देखिए, तो दीज इंडस्ट्रीज मेक प्रोडक्ट्स दैट आर यूज डायरेक्टली बाय पीपल, ठीक है। तो ये इंडस्ट्रीज ऐसे ही प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो कि डायरेक्टली लोगों द्वारा यूज कर ले जाते हैं। एग्जांपल्स के लिए आपका ब्रेड एंड बिस्किट्स हो जाएगा, टी हो जाएगा, सोप्स एंड टॉयलेटरीज हो जाएगा, आपका राइटिंग पेपर हो जाएगा, टेलीविजन एटसेट्रा हो जाएगा, समझ रहे हो, ध्यान रखना है। और दीज आर कोल्ड कंज्यूमर गुड्स और नॉन बेसिक इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो बेसिक इंडस्ट्री में बता दिया, आउटपुट जो प्रोडक्ट आपका बना है वही एज रॉ मेटेरियल यूज हो रहा है। और आपकी कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज क्या होती है, जो कि आपकी नॉन बेसिक इंडस्ट्रीज में आती है, बट आर पार्ट ऑफ आउटपुट बेस्ड इंडस्ट्रीज, ठीक है, ध्यान रखना। अब हम बात करेंगे इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन ओनरशिप। भाई ओनरशिप के बेस पर क्या कुछ इंडस्ट्रीज होती हैं, जैसे कि आपकी पहली है भाई, पहली आपकी क्या है, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। देन हम बात करेंगे भाई प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज की। देन हम बात करेंगे जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज की। तो ये तीन जो है इसके सब डिवीजन है, ठीक है, इंडस्ट्रीज है जो कि ओनरशिप के बेस पर हम कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। तो पब्लिक में जो गवर्नमेंट ओनर है, प्राइवेट सेक्टर में कोई पर्सन है, इंडिविजुअल या ग्रुप है, और जॉइंट सेक्टर में गवर्नमेंट एंड कोई एक लोग या पूरा ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है ना, क्या है ये आपस में ओनर है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर हम बात कर रहे होंगे, देखिए, तो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज की हम पहले बात करते हैं, जो कि ऑन एंड मैनेज बाय गवर्नमेंट, ठीक है, जो कि ऑन भी करी जाती है और मैनेज भी करी जाती है गवर्नमेंट के थ्रू ही। आगे देखिए, इन इंडिया दीज आर कोल्ड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ठीक है ना। तो इंडिया के अंदर ऐसी इंडस्ट्रीज को क्या बोला जाता है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी कि पीएसयूज, समझ रहे हो ना, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स यानी कि ऐसी कंपनियां, ऐसी इंडस्ट्री जो कि पब्लिक सेक्टर का हिस्सा यानी गवर्नमेंट उसको ओन करती है। इन सोशलिस्ट कंट्री क्या होती है, जहां पर गवर्नमेंट एक अहम रोल प्ले करती है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जहां पर जो है अधिकतर जो पूरा हिस्सा पूरी कंट्री होती है ना वो गवर्नमेंट चला रही होती है। वहां पर क्या है, जो आपका जहाँ पर कैपिटलिज्म सोसाइटी होती है, जहाँ पर आपको सेक्टर कौन सा देखने को मिलेगा, प्राइवेट सेक्टर देखने को मिलेगा। तो सोशलिस्ट कंट्रीज में आपको प्राइवेट सेक्टर बहुत कम देखने को मिलता है, ठीक है, प्राइवेट इंडस्ट्री बहुत कम देखने को मिलती है, क्योंकि सोशलिस्ट कंट्रीज में क्या होती है, अधिकतर जो इंडस्ट्रीज होती है वो गवर्नमेंट के हाथों में होती है, गवर्नमेंट ओन करती है उनको, क्योंकि वहाँ पर जो है प्रॉफिट से ज़्यादा जो है लोगों के वेलफेयर की बात करी जाती है सोशलिस्ट कंट्रीज के अंदर, ठीक है। तो इन सोशलिस्ट कंट्रीज मोस्ट इंडस्ट्रीज आर ओन्ड बाय द स्टेट, ठीक है, स्टेट यानी गवर्नमेंट, समझ रहे हो ना। तो सोशलिस्ट कंट्री में आपको पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री ज़्यादा देखने को मिल जाएगी, ध्यान रखना है। आगे बात करूं, और इन मिक्स्ड इकोनॉमीज देयर आर बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडस्ट्रीज। तो जो कि मिक्स इकोनॉमी है वहाँ पर गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर को दोनों ही देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि इंडिया अपनी कैसी इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, ठीक है, पोल साइंस में पढ़ोगे, ठीक है। जो सेकंड बुक है
ठीक है, जिसमें आप इंडिया के बारे में पढ़ते हो, उसमें जो आपका थर्ड चैप्टर है वहाँ पर आपको मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में बता रखा है। तो मिक्स्ड इकोनॉमीज के अंदर जो है आपकी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडस्ट्रीज दोनों आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज की बात करूं तो ओन्ड बाय इंडिविजुअल पीपल एंड प्राइवेट कंपनीज। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये इंडिविजुअल लोगों के द्वारा, ठीक है, ओन करी जाती है, प्राइवेट कंपनीज है, ठीक है, वो ओन करती हैं, इसको ध्यान रखना। एक ग्रुप ऑफ पीपल है, ठीक है, वो ओन कर रहे हैं, समझ रहे हो। और मैनेज बाय प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। मैंने प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ लोग, ग्रुप ऑफ पीपल। तो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज में क्या है, मैनेज करा जाता है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होती है, गवर्नमेंट का कुछ हाथ नहीं होता इसके अंदर। इन कैपिटलिस्ट कंट्रीज मोस्ट इंडस्ट्रीज आर प्राइवेटली ओन्ड। ठीक है ना। तो जो कैपिटलिस्ट कंट्री है वहां पर जितनी भी इंडस्ट्री है प्राइवेटली ओन होती है, यानी खुद जो कंपनी का ओनर होता है वो उसको ओन कर रहा होता है, मैनेज कौन कर रहे होते हैं, कंपनी के लोग मैनेज कर रहे होते हैं, सीधी सी बात है। तो कैपिटलिस्ट कंट्री का एग्जांपल आप दे सकते हो, यूएसए हो जाएगा आपका, ठीक है। और सोशलिस्ट में आपका आ जाएगा भाई रशिया, ध्यान रखना, ठीक है। और उसके बाद हम बात करेंगे जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज की। क्या जॉइंट सेक्टर, जहां पर प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों आपसे हाथ मिला लेते हैं, ठीक है, हाथ मिला लेते हैं भाई, ध्यान रखना, वो जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री बन जाती है। तो मैनेज्ड बाय बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कंपनीज, पर्टिकुलर जो कंपनी है। उसके बाद एग्जांपल की बात करूं, यहाँ पर ऑयल इंडिया लिमिटेड है, ठीक है, ये आपका ध्यान रखना। जहां पर लिमिटेड आपको लगभग दिखता है ना, जहां पर आपको लिमिटेड देखने को मिलता है, ये आपकी जॉइंट सेक्टर में लगभग आती है, ध्यान रखना। उसके बाद मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा, जॉइंट सेक्टर का हिस्सा हो जाएंगे, एग्जांपल है, ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे किसकी, लास्ट टॉपिक जो आपका है फूड लूज इंडस्ट्रीज। क्या, फूड लूज इंडस्ट्रीज, जो कि ज्यादा कोई पोल्यूशन वगैरह कुछ भी नहीं करती है, ठीक है, ध्यान रखना। तो दीज इंडस्ट्रीज कैन बी सेटअप एनीवेयर, कहीं भी, घर में, बाहर, कहीं भी सेटअप की जा सकती है। दे डू नॉट डिपेंड ऑन रॉ मटेरियल और मार्केट लोकेशन, इनको मार्केट लोकेशन की जरूरत पड़ती है ना रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है। दे यूज लाइट वेट पार्ट्स, नीडेड लेस स्पेस एंड क्रिएट लेस पोल्यूशन, ठीक है ना। लेस पोल्यूशन क्रिएट होता है, लेस स्पेस चाहिए होता है, लाइट वेट पार्ट होता है। क्यों, अब देखा होगा ना आपने, कई बार लोग ऐसा काम कर रहे होते हैं, फोन के जो हिस्से होते हैं वो बना रहे होते हैं बैठ के घर में, ठीक है, और उसका वो पुर्जे बना रहे हैं, कंप्यूटर का हो गया, मोबाइल का हो गया, उसके पुर्जे जो होते हैं वो बना रहे हैं और उसको सेटअप कर रहे हैं। उसमें ज़्यादा जगह की तो जरूरत थोड़ी पड़ती है, ध्यान रखना। एग्जाम्पल के लिए कंप्यूटर पार्ट्स असेंबलिंग, भाई कंप्यूटर के पार्ट्स असेंबल करना, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग करना, तो ये आपकी फूड लूज इंडस्ट्री होती है, समझ आ रहा है आपको, ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो है आपका चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आपको समझ आएगा। फिर भी कुछ डाउट रहता है तो आप मेरे से पर्सनली इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो भाई, पूरे डाउट क्लियर करूंगा। हर एक बच्चे को मैसेज में देखता हूँ, रिप्लाई भी करता हूँ, ठीक है। बाकी कमेंट में आप पूछ सकते हैं। और अब मुझे आपको बताना है कि अगला चैप्टर स्टार्ट करूँ भाई, ठीक है, ये आपको सेकंड बुक स्टार्ट करूँ, ठीक है, कमेंट में आपको बताना है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई क्या करना, आपको चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।